हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन आर्ट्स। मैं सचिन शर्मा आपका एजुकेशन आर्ट्स में फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है और यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और दिलचस्प होने वाला है जिनको इतिहास में इंटरेस्ट है, जिनको इतिहास पढ़ना और समझना बहुत ही अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक और आज हम इतिहास को एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत्स। दिल्ली पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी। Who were defeated in the middle of 12th century by the चौहान्स of अजमेर, जो कि अजमेर के चौहान्स के द्वारा 12वीं शताब्दी में हारे गए, जिन्हें अपन ऑल्सो रेफर टू एज चहानमस, जिन्हें हम चमन भी कहा जाता है। इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। दोस्तों, दिल्ली तोमर्स और चौहानों के बीच में एक व्यापारिक केंद्र बन गया। मैनी रिच जैना मर्चेंट लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। जो वहाँ पर जैना व्यापारी रहते थे, जो शहर में, उन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया। कॉइन्स मिंटेड हियर, यहाँ पर क्या होता था फ्रेंड्स, सिक्कों का खनन होता था, जिसे हम दिल्ली बॉल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड दिल्ली बॉल। हैड अ वाइड सर्कुलेशन, जिसका व्यापक प्रचलन था। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। उपमहाद्वीपों के विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाली राजधानी का दिल्ली में परिवर्तित 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की नींव से हुआ। टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द सल्तनत। ये कुछ डायनेस्टीज हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, इनको हम डिस्कस करेंगे अभी। द दिल्ली सल्तनत बुल्ट मैनी सिटीज इन द एरियाज दैट वी नो नाउ नोन एज दिल्ली, जिन्हें हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। दिल्ली के जो सुल्तान थे ना फ्रेंड्स, उन्होंने कई सारे शहरों का निर्माण कराया, जिन्हें हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, जिसमें है दिल्ली एक कोहना, सिरी एंड जहांपना। दोस्तों, मैं मैप में बताता हूँ आपको। ये है दोस्तों सिरी, जहांपना और दिल्ली ये कोहना। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दोस्तों द रूलर्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जिन लोगों ने शासन किया उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आया दोस्तों राजपूत वंश, राजपूत डायनेस्टी, जिसमें शुरुआत होती है तोमर्स से। तोमर्स ने शासन किया 12वीं शताब्दी में से पहले 1165 में से पहले तोमर्स ने शासन किया। फिर उसके बाद आए अनंगापाला आए, जिन्होंने 1130 से लेकर के 1145 तक शासन किया। फिर उसके बाद चौहान्स आए। चौहान्स ने दोस्तों 1165 से लेकर के यानी कि 1165 से लेकर के 1192 तक शासन किया और 1192 तक शासन किया, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था दोस्तों 1175 से लेकर के 1192, यानी कि 1175 से लेकर के 1192। उसके बाद आता है दोस्तों तुर्किश रूलर का शासनकाल था दोस्तों 1206 से लेकर के 1290, यानी कि 1206 से लेकर के 1290 तक, जिसमें कि शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया दोस्तों 1269 से लेकर के 1206 से लेकर के 1210 तक। फिर उसके बाद आए ससमुद्दीन इल्तुतमिश। ससमुद्दीन इल्तुतमिश ने शासन किया दोस्तों 1210 से लेकर के 1236। बिल्कुल पैटर्न से पढ़िए दोस्तों, इससे क्या है ना आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। फिर उसके बाद उनकी डॉटर रजिया आई। रजिया ने शासन किया दोस्तों ओनली 4 ईयर्स 1236 से लेकर के 1240 तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि रजिया ने इतनी कम सालों तक शासन क्यों किया, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। फिर उसके बाद आए घियासुद्दीन बलवान। घियासुद्दीन बलवान क्या नाम है दोस्तों। घियासुद्दीन बलवान ने शासन किया 1266 से लेकर के 1287 तक। 1266 से लेकर के 1287 तक। दोस्तों उसके बाद आया खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल था दोस्तों 1290 से लेकर के 1320 तक। 1290 से लेकर के 1320 तक, जिसमें के शासन किया जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से लेकर के 1296 तक। 1296 तक। फिर और उसके बाद आए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों शासन किया 1296 से लेकर के 1316 तक, यानी कि 1296 से लेकर के 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। फिर उसके बाद दोस्तों तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं। तुगलक डायनेस्टी का शासनकाल रहा है दोस्तों 1320 से लेकर के 1414 तक, जिसमें कि शासन किया घियासुद्दीन तुगलक ने। घियासुद्दीन तुगलक ने शासन किया दोस्तों 1320 से लेकर के 1324 तक। 1320 से लेकर के 1324 तक। फिर उसके बाद आए मोहम्मद तुगलक। फ्रेंड्स हम इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे, अभी क्या एक चार्ट वाइज पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम इनको एक एक डायनेस्टी को डिटेल में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। फिर उसके बाद आए मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक का शासनकाल रहा है मेरे प्यारे साथियों 1324 से लेकर के 1351 तक, 1351 तक। फिर उसके बाद आए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहा दोस्तों 1351 से लेकर के 1388 तक। याद रखिए दोस्तों, ये आपको एक चार्ट वाइज याद करने पड़ेंगे, जब भी आपको याद होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आया सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। सैयद वंश का जो शासनकाल रहा है मेरे प्यारे साथियों वो रहा है 1414 से लेकर के 1451 तक। 1414 से लेकर के 1451 तक, जिसमें कि शासन किया खिज्र खान ने 1414 से लेकर के 1421 तक। फिर दोस्तों उसके बाद आया लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में शासन किया 1451 से लेकर के 1526 तक, जिसमें कि बहलुल लोधी ने शासन किया 1451 से लेकर के 1489 यानी कि 1489 तक। दोस्तों मैं इल्तुतमिश टॉम, ये इल्तुतमिश टॉम है जो कि हाल अभी दिल्ली में है, और ये है अलाई दरवाज़ा। इनके ऊपर मैं फ्रेंड्स अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब दोस्तों हम बात करेंगे किस प्रकार दिल्ली सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अबाउट दिल्ली सुल्तान्स, ऑल्दो इंस्क्रिप्शंस, coins and architecture provide a lot of information,
दोस्तों आपको पता है हमें किसी भी इतिहास के बारे में, किसी के भी इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है? या तो शिलालेख से, या सिक्कों से, या फिर वास्तुकला से हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है फ्रेंड्स शिलालेख, फिर उसके बाद कॉइन्स सिक्के, एंड आर्किटेक्चर मीन्स वास्तुकला। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्टोरीज, तारीख सिंगुलर, तवरीख प्लूरल, रिटन इन पार्सियन, जो कि पारसी भाषा में लिखी गई। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासनिक भाषा है। जो कैसी भाषा है दोस्तों? प्रशासनिक भाषा है। जो उस टाइम पर लोग, जो सुल्तानों की जो भाषा थी फारसी, उसी भाषा में लिखे गए हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये 4 स्टेजेस हैं इन द मेकिंग ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि हस्तलेख कैसे बनाते थे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सबसे पहले प्रिपेयरिंग द पेपर, वो क्या करते थे? पेपर प्रिपेयर करते थे। इस वीडियो में, इस पिक्चर में बताया गया है। एंड फिर उसके बाद करते थे राइटिंग द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट लिखते थे। फिर उसके बाद मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस, फिर वो क्या करते थे? सोने को पिघला करके उसे चमकीले आकार का बना लेते थे। फिर उस पर कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिखते थे, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को उस पर लिखते थे। फिर उसको बाइंडिंग करके, उसके बाद वो क्या करते थे? उसकी बाइंडिंग कर देते थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, द ऑथर्स ऑफ तवरीख वर लर्न्ड मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड कॉर्टियर्स। दोस्तों ये तवरीख के जो लेखक विद्वान थे वह सेक्रेटरी भी थे और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, यानी कि प्रशासक भी थे, पोइट्स भी थे, कवि भी थे, एंड कॉर्टियर मीन्स होता है फ्रेंड्स दरबारी, वो दरबारी भी थे। हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर्स ऑन गवर्नेंस, वो क्या करते थे दोस्तों? वो हर इवेंट को याद कर लेते थे और जो रूलर्स होते थे, जो साम्राज्य कर रहे हैं, जो शासन कर रहे हैं, उनको क्या है ना, वो सलाह देते थे। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल्स, वो क्या करते थे? शासन के महत्व की ही बात करते थे। वो हमेशा अपने शासक के समर्थ ही रहते थे। अब हम दोस्तों बात करते हैं द सर्किल ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय का घेरा। फ़क्र ए मुदाविर रोट इन द 13th century, फ़क्र मुदाविर ने लिखा था 13वीं शताब्दी में, द किंग कांट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, एक राजा बिना सेना के नहीं रह सकता। एंड सोल्जर्स कांट लिव विदाउट सैलरीज, और एक सोल्जर बिना तनख्वाह के नहीं रह सकता। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, सैलरी कहाँ से आएगी दोस्तों? जनता से, यानी कि लोगों से। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परियस एंड हैप्पी, लेकिन लोग रेवेन्यू कब देंगे? लोग पे कब करेंगे रेवेन्यू? जब उनको अंदर से वो उस शासन से प्रसन्न हों और अपनी इच्छा अनुसार रेवेन्यू प्रवेश करेंगे, पे करेंगे। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड हॉनेस्ट गवर्नेंस, यह दोस्तों जब होगा जब एक राजा अपनी प्रजा के न्याय के लिए हितकारी होगा और एक ईमानदारी से शासन करेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं दोस्तों, जैसे कि द ऑथर ऑफ तवरीख लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस, जो तवरीख के जो विद्वान थे, ऑथर थे, कवि लेखक थे, वो ज़्यादातर शहर में रहते थे, दिल्ली में। एंड हार्डली एवर इन विलेजेस,
वो क्या है ना, गांव में कभी कभी अक्सर जाया करते थे। दे ऑफन रॉट देयर स्टोरीज फॉर सुल्तान इन होप ऑफ रिच अवार्ड्स। वे अक्सर अमीर पुरस्कारों की आशा में अपने सुल्तान के लिए इतिहास में लिखते थे। दे ऑफन रॉट देयर हिस्टोरीज। एंड पॉइंट नंबर 3, these authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. दोस्तों, एक बार क्या हुआ, इन लेखकों ने शासकों को जन्म सिद्ध और लिंग भेद के आधार पर एक आदर्श यानी कि एक आइडियल विचार, आइडियल सामाजिक व्यवस्था यानी कि आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। अब दोस्तों हम बात करते हैं व्हाट इज़ बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार क्या है। दोस्तों, प्रिविलेज्ड के जन्म के समय दावा किया गया था, उदाहरण के तौर पर लोगों का मानना था कि रईसों को शासन का अधिकार प्राप्त है। मीन्स जो रईस हैं उनको ही शासन का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि वे कुछ परिवारों में पैदा हुए थे, वे उच्च परिवारों में पैदा हुए थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों जेंडर डिस्टिंक्शन क्या है, लिंग भेद क्या है। महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक और जैविक अंतर, आमतौर पर यह तर्क इसलिए किया जाता था कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा बेहतर हैं। दोस्तों, जेंडर डिस्टिंक्शन है महिलाओं और पुरुषों के बीच में सामाजिक और जैविक अंतर। दोस्तों, यह इसलिए किया जाता था क्योंकि माना जाता था कि महिलाएं पुरुषों के अधीन हैं और पुरुष महिला से ज़्यादा बेहतर हैं। देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर बाई एवरीबॉडी। उनके जो मत थे वो हर किसी के साथ में शेयर नहीं किए जाते थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया। अब दोस्तों, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी जिसका शासनकाल था 1236 से लेकर के 1240 तक, वो उसने शासन संभाला। 1236 को उसको शासन दे दिया। द क्रोनिस्लर ऑफ द एज मिनहाज ए सिराज रिकॉग्नाइज्ड दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। दोस्तों, उम्र के जीर्ण व्यक्ति यानी कि नवी उम्र के मिनाज सिराज ने मतलब कहा कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम व योग्य है, लेकिन वह रानी के रूप में शासक होने में सहज नहीं है। मीन्स वह रजिया को सुल्तान बनने में उसको सहमति नहीं है। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग एज अ रूलर, नोर वर द नॉवेल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। दोस्तों, ना ही स्वतंत्र रूप से शासन करने के उसके प्रयासों पर रईस खुश थे। अब क्या हुआ दोस्तों, इसकी भी बात रखी गई मिनाज सिराज की, और जो रईस थे उन लोगों ने भी सपोर्ट किया उसको। तो फिर शी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। तो फिर रजिया को 1240 से हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया। दोस्तों, व्हाट मिनाज ए सिराज थॉट अबाउट रजिया। अब हम बात करते हैं मिनाज ए सिराज रजिया के बारे में ऐसा क्यों सोचते थे और वो क्या सोचते थे। मिनाज ए सिराज ने सोचा कि रानी का शासन यानी कि भगवान द्वारा बनाए गए आदर्श समाज के आदेश के खिलाफ है, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता है। और फिर कई रईसों ने भी उसके समर्थ में रहे, और फिर रजिया को 1240 में शासन से हटा दिया गया। दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे
पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ। सो यह हम भाग 2 में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। सो बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन आर्ट्स पर। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से क्लियर करके बता दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल एजुकेशन आर्ट्स पर।